बस करो मीनाक्षी, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब मैं और माँ के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहता। तुम होश में तो हो? तुम क्या क्या बातें कर रही हो? अगर गलती से भी उन्हें तुम्हारी बातें पता चल गई तो कितनी तकलीफ होगी उन्हें, पता है तुम्हें? मुझे सब पता है राहुल। तुम दिन भर घर के बाहर रहते हो, लेकिन मैं तो इस घर में ही रहती हूँ ना। तुम्हारी माँ तुम्हारे मुंह पर जितनी मीठी है ना, उतना ही तुम्हारी पीठ पीछे मेरे लिए जहर उगलती है। हाँ हाँ, तुम्हें बड़ी जहर दे रही है। अरे तुम यह सोचो ना, अगर उन्हें मुझे जहर देना ही होता तो वह मुझे बचपन में ही जहर दे देती, लेकिन पाल पोस कर बड़ा तो उन्होंने ही किया है ना मुझे। तुम्हारी बातों में आकर मैं उन्हें कुछ भी कह दूं, उनका दिल दुखा दूं, यही चाहती हो ना तुम? राहुल गुस्से में मीनाक्षी को डांट कर ऑफिस चला जाता है। मीनाक्षी कितना भी राहुल को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल बिल्कुल भी मीनाक्षी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। असल में मीनाक्षी अपनी सास निर्मला जी के बारे में राहुल को बता रही थी कि माँ जी तुम्हें बस इस्तेमाल कर रही हैं, मुझसे मीठा बोलकर तुम्हारे पैसों से घर के खर्च चलाती हैं। लेकिन यह बात राहुल की समझ में नहीं आती थी। मीनाक्षी जब भी राहुल को कहती, राहुल उल्टा उसे ही झिड़क देता। निर्मला जी एक ऐसी सातिर दिमाग औरत थी कि वह अपने खुद के बेटे राजू को कभी भी घर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं देती। यहाँ तक कि आज तक राजू घर के लिए एक मिर्च भी लेकर नहीं आया होगा। घर के सारे खर्च निर्मला जी राहुल से ही करवाती थी। राजू की सैलरी का किसी को कुछ पता भी नहीं चलता, लेकिन वही राहुल की सैलरी जब भी आती तो सब्जी वाले का महीने का हिसाब, दूध वाले का हिसाब, बिजली का, राशन का और भी जो छोटे मोटे खर्च होते, सब लेकर आधी से ज़्यादा तनख्वाह तो उसकी तुरंत ही खत्म हो जाती थी। और आधी बची तनख्वाह में से निर्मला जी बड़े ही प्यार से राहुल से बोलकर अपने लिए हर महीने कुछ पैसे जमा करवाती थी। ले देकर हालत यह था कि राहुल की सारी तनख्वाह का पूरा हिसाब किताब निर्मला जी के पास था। और वही मीनाक्षी अगर अपने लिए कभी राहुल से कुछ मंगवाना भी चाहे तो राहुल के पास इतने पैसे भी नहीं बचते थे कि वह मीनाक्षी के लिए कुछ लाकर दे भी सके, क्योंकि राहुल वैसे ही बहुत आदर्शवादी बेटा था। असल में राहुल 8 साल का था तभी उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे, तो निर्मला जी ने ही राहुल को अपने पास रखा था। बस उसी का फायदा निर्मला जी उठा रही थी और राहुल भी सीधा सादा वह निर्मला जी को अपनी माँ मानता था। यहाँ तक कि जब राहुल की शादी हुई तो मीनाक्षी को भी उसने साफ साफ बोल दिया था कि वह कभी गलती से भी माँ का दिल ना दुखाएगी। अगर वह ना होती तो मैं आज कहाँ होता मुझे खुद नहीं पता। मीनाक्षी भी बेचारी नई नई आई थी, अभी उसे कुछ निर्मला जी के बारे में पता नहीं था। जैसा राहुल बोलता गया वह वैसा ही करती गई। निर्मला जी को अपनी सास की तरह ही मानती रही, लेकिन मीनाक्षी की बुद्धि तब खुली जब खुद निर्मला जी के बेटे राजू की शादी होती है और उनकी बहू आती है। खुद के साथ का बर्ताव और अपनी बहू के साथ का बर्ताव देख मीनाक्षी हैरान हो जाती। दोनों ही बहू के साथ निर्मला जी के बर्ताव में जमीन आसमान का अंतर था। जहां वह मीनाक्षी को घर के कामों में ही बिजी रखती थी, घर का सारा हिसाब किताब, राशन पानी, खाना, किचन सब कुछ उसके जिम्मे था, वहीं राजू की पत्नी रितु के जिम्मे एक भी काम नहीं था। वह बस छोटी होने का फायदा उठाती है, मूड में आता कुछ करती, मूड में आता नहीं करती, करे भी कैसे? आखिर कोई बोलने वाला था नहीं, किसी का डर था नहीं। निर्मला जी ने उसे वैसे ही सिर पर चढ़ा रखा था। निर्मला जी उसे कोई काम देती भी नहीं थी। अगर उन्हें कभी एक गिलास पानी भी चाहिए होता था तो बस मीनाक्षी को ही बोलती थी। उनके मुंह पर बस मीनाक्षी का ही नाम रहता था। मीनाक्षी अगर लाख का काम करे रही
तो भी उठकर उसे निर्मला जी के पास जाना ही पड़ता था। निर्मला जी का पूरा काम उनको टाइम पर खाना, पानी, चाय, उनकी साड़ियाँ धुलना, सब कुछ मीनाक्षी के ही जिम्मे था। जब तक ऋतु नहीं आई थी तब तक तो मीनाक्षी घर का सारा काम अपना फर्ज समझकर करती थी, लेकिन यह सारे नियम ऋतु के ऊपर भी तो लागू होते हैं ना। खुद के साथ का बर्ताव और ऋतु के साथ का बर्ताव देखकर मीनाक्षी के मन में कहीं ना कहीं आने लगा कि माँ जी उसे बस फोकट का नौकर ही समझ के रखी हैं। उनके दिल में अगर राहुल के लिए भी और मेरे लिए थोड़ा भी प्यार होता तो मैं पूरे दिन इस घर में काम करती रहती हूँ। वह कभी भी ऋतु को मेरी मदद के लिए नहीं भेजती हैं और ना ही पूरे दिन काम करते करते ही देख मुझे कभी भी कहती हैं कि जाकर थोड़ा आराम कर लो, थक गई हो। अपनों में और पराओं में यही तो अंतर होता है। बैठे बिठाए ही निर्मला जी को घर के कामों के लिए एक नौकरानी मिल गई थी मीनाक्षी के रूप में, और घर के खर्च चलाने के लिए अच्छा खासा राहुल था ही। निर्मला जी अपने बेटे राजू की सैलरी जैसे ही हर महीने आती वह बहू बेटे के नाम जमा करवा देते और खुद के नाम से पैसे राहुल से जमा करवाती। मतलब उनके बेटे और बहू और खुद के नाम से पैसे जमा होते थे हर महीने उस घर में, लेकिन 1 रुपया कभी भी राहुल के नाम से जमा हुआ न कभी मीनाक्षी के नाम से जमा हुआ, जिसकी भनक मीनाक्षी को लग गई थी। मीनाक्षी समझ गई थी निर्मला जी की सारी हरकतें कि कैसे निर्मला जी उन दोनों को यूज कर रही हैं अपने मतलब के लिए। कई बार वह इसके बारे में राहुल से बात भी करना चाहिए, लेकिन राहुल तो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। अभी 2 दिन पहले ही मीनाक्षी ने राहुल से कहा था, राहुल बहन की शादी पड़ी है, तुम्हें तो पता है ना, मुझे शादी में पहनने के लिए साड़ी चाहिए। ठीक है, मैं शाम को आते हुए गुप्ता जी की दुकान से 8-10 अच्छी अच्छी साड़ियाँ ला दूंगा, उसमें से तुम्हें जो पसंद आएगी तुम अपने लिए रख लेना। कहते हुए राहुल चला गया। शाम को राहुल कुछ साड़ियाँ लेकर आया। मीनाक्षी को दिखाते हुए बोला, मीनाक्षी इसमें से जो भी साड़ी तुम्हें चाहिए तुम अपने लिए निकालो, बाकी मैं वापस कर दूंगा। मीनाक्षी साड़ियाँ देखने लगी कि तभी अचानक ही राहुल ने कहा, एक काम करो, माँ को भी बुला दो, उसे भी कोई साड़ी पसंद आएगी तो वह भी ले लेंगी। मीनाक्षी मना करती है, लेकिन फिर भी राहुल तुरंत जाकर निर्मला जी को बुला आता है। माँ देखो, साड़ियाँ अच्छी है ना, इसमें से तुम्हें अगर कोई साड़ी अच्छी लग रही है तो तुम अपने लिए ले लो। मुस्कुराते हुए निर्मला जी साड़ियाँ देखने लगी। तभी एक साड़ी उठाकर कहती हैं, यह साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है ना, तो ले लो ना अगर तुम्हें अच्छी लग रही है। तो राहुल ने कहा, अरे नहीं बेटा, मेरे कहने का मतलब है कि यह साड़ी ऋतु के ऊपर अच्छी लगेगी। मीनाक्षी निर्मला जी को देखने लगती है। कितनी शातिर औरत है यह, खुद की साड़ी पसंद करने आई है और बहू के लिए भी पसंद करते जा रही है। मतलब मैं अपने लिए अगर एक साड़ी लूं तो उससे पहले मुझे 2 साड़ियां और लेनी पड़ेंगी, तब तो जाकर मैं खुद के लिए एक साड़ी ले पाऊंगी। उसे राहुल के ऊपर ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह मजबूर थी अपने पति के आगे, और निर्मला जी ने मीठा मीठा बोलकर एक महंगी साड़ी खुद के लिए और एक अपनी बहू के लिए भी ले ली। जैसे ही सब लोग कमरे से बाहर गए, मीनाक्षी राहुल के ऊपर गुस्सा होते हुए बोली, क्या जरूरत थी, इससे अच्छा तो मैं बिना साड़ी के ही चली जाती, जो थी वही पहन लेती। मैं इस घर में अपने लिए कभी एक साड़ी भी नहीं खरीद सकती हूँ। अगर एक साड़ी मुझे चाहिए तो पहले पूरे घर वालों को साड़ी दो, इसके बाद तो मैं खुद के लिए लूंगी। राजू कभी कुछ लेकर आता है ऋतु के लिए तो मेरे लिए लाता है क्या? यह सब चीज़ आपको दिखाई नहीं देती है? कोई भी चीज़ लाकर मुझे धीरे से नहीं दे सकते हो? हर चीज़ माँ को दिखाना ज़रूरी होता है। देखो मीनाक्षी, तुम्हें मैं अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, यह तुम्हारा जलन है ना, परिवार तोड़ने वाला है। तुम परिवार लेकर चलने वाली नहीं हो। राहुल, ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथों से ताली कभी नहीं बजाई जा सकती है।
अगर परिवार वाली बात होती है तो यह चीज दोनों तरफ लागू होती है। एक तरफ राजू क्या क्या लाकर रितु को दे देता है, किसी को कानों कान खबर नहीं होती है। और एक तुम हो, अगर मेरे लिए एक ब्लाउज का पीस भी लेकर आओगे तो पूरे घर में डिंडोरा पीट देते हो। मीनाक्षी, तुम लड़ने के मूड में हो, मैं सब समझता हूँ, कहते हुए एक बार फिर गुस्सा होकर राहुल चला जाता है। छोटी छोटी बातों को लेकर राहुल और मीनाक्षी में आए दिन झगड़े होते ही रहते थे। राहुल कभी मीनाक्षी को समझाने की कोशिश नहीं करता और मीनाक्षी निर्मला जी की हरकतों देखकर चिढ़ के रह जाती। मीनाक्षी की बहन की शादी कुछ दिनों बाद थी। वह मायके जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जब भी उसे कोई भी सामान चाहिए होता था तो उसमें कहीं ना कहीं से निर्मला जी भी अपनी भागीदारी बना ही लेती थी। आज मीनाक्षी ने राहुल से अपने लिए एक पायल लाने के लिए बोला था, लेकिन पता नहीं राहुल ने ये बात निर्मला जी के कानों में पड़ गई कि राहुल आज सुनार की दुकान पर जाएगा मीनाक्षी के लिए पायल लेने। बस राहुल जैसे ही ऑफिस के लिए निकला, निर्मला जी हाथ में टूटा हुआ पायल लेकर आई और कहने लगी, राहुल बेटा, आज सुनार के जहाँ जाएगा ना। मीनाक्षी हैरान होकर निर्मला जी को देखने लगी और सोचने लगी, इन्हें कैसे पता चल गया? मैंने तो बस राहुल से ही बोला था, क्या राहुल ने बता दिया? वह राहुल को देखने लगी। राहुल ने कहा, हाँ जाना तो है, बताओ कुछ काम था? हाँ बेटा, मैं कह रही थी, देखो 4 साल से यही एक पायल पहन रही हूँ, 4 बार टूट चुकी है, इसे फिर से जुड़वा देना। क्या माँ, एक ही पायल बार बार जुड़वा के पहनोगी? छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए एक नया दिला दूंगा। ठीक है बेटा, जब तुम कह रहे हो तो नया दिला देना, लेकिन यह रितु के पायल हैं, टूटे हुए इन दोनों को देखकर एक मजबूत पायल बनवा देना। अगर कुछ थोड़ी बहुत पैसे लग जाएंगे तो बता देना, मैं राजू से दिलवा दूंगी। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो? राजू पैसे दे या मैं दूं, बात तो एक ही है ना। मुझसे पैसों की बातें मत किया करो, बस काम बताया करो। राहुल तो चला गया, लेकिन इस बार मीनाक्षी बहुत ही बुरी तरह से चिढ़ के रह गई थी। वह जितना ही निर्मला जी के बारे में सोचती, निर्मला जी उतना ही ज्यादा शैतान दिमागी निकलती। राहुल तो चला गया, लेकिन मीनाक्षी को अपनी ओर ऐसे घूरते हुए देख निर्मला जी ने कहा, अरे तू क्या घूर रही है? खा जाएगी क्या मुझे? क्यों, तेरे पास ही पैर हैं पहनने को पायल, हमारे पास नहीं है? और एक पायल ला देगा तो उसमें तेरा इतना मुंह क्यों बन रहा है? कौन सा लाखों का लेगा? पाल पोष के मैंने बड़ा किया है उसे, इतना तो कर ही सकता है वह। जा जाकर मेरे लिए चाय बना के ला, आजकल तेरे भी बहुत पर निकल गए हैं। कहते हुए निर्मला जी सीधे अपनी बहू के कमरे में घुस जाती हैं। बेचारी मीनाक्षी चुपचाप अपना सा मुंह लेकर किचन में जाती हैं चाय बनाने, लेकिन दूध खत्म हो चुका था। दूध के लिए वह निर्मला जी को बोलने जैसे ही रितु के कमरे की ओर जा रही थी कि अचानक ही दरवाजे पर उसे निर्मला जी और रितु की आवाज़ सुनाई देने लगी। रितु कह रही थी, माँ जी, मैंने रानी हार के बारे में बहुत सुना है, मुझे भी एक रानी हार बनवा दीजिए ना। अरे बहू, तू रानी हार बनवा ले या राजा हार बनवा वाले 2 महीने के पैसे इकट्ठा करेगी तो तेरा रानी हार बन जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। देखो, तुम लोगों के लिए ही तो मैं कभी भी राजू के ऊपर घर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं डाली। आज तक उसे घर के लिए एक पैकेट नमक भी नहीं मंगवाया है। अब चाहे पैसे बैंक में रखो, चाहे गहने बनवाओ, बात तो एक ही है। यह सब कुछ मैं तुम लोगों के लिए ही तो कर रही हूँ। सास की बात सुन रितु तो खुश हो गई, लेकिन मीनाक्षी अभी तक तो वह सब कुछ समझ रही थी, लेकिन आज निर्मला जी के मुंह से सुनकर अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि निर्मला जी उसे और राहुल को इस्तेमाल कर रही हैं। इसलिए आज मीनाक्षी ने भी तय कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, राहुल को तो इनकी असलियत दिखाना ही पड़ेगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लाख राहुल की गालियां ही सुननी पड़े। और बस यही बात थी जो राहुल आज भी मीनाक्षी से लड़ते हुए घर से निकल गया था। वह मीनाक्षी की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था।
लेकिन आज मीनाक्षी भी तय करके बैठी थी कि जैसे ही राहुल शाम को घर आएगा, आज या तो वह मेरी बात सुनेगा या सच में मैं राहुल को छोड़कर चली जाऊंगी। और शाम को जैसे ही राहुल घर आता है, मीनाक्षी ने उसे सारी बातें बताई। हर बार की तरह राहुल ने इस बार भी मीनाक्षी को डांट दिया, लेकिन इस बार मीनाक्षी ने भी जिद पकड़ ली। राहुल, यह बार बार का बहुत हो गया, बस एक बार मेरी बात मान लो। अगर मैं गलत निकल गई तो मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ, मैं पूरी जिंदगी गुलामी लिख लूंगी माँ जी के नाम। जो कहोगे वह करूंगी और आज के बाद कभी भी माँ जी को या तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। बस एक बार घर की शांति के लिए ही बस एक बार मेरी बात मान लो। राहुल को भी लगा कि रोज रोज के झगड़े से तो अच्छा ही है कम से कम एक बार मीनाक्षी की बात ही मान ले, ताकि आगे से फिर कभी मीनाक्षी घर में क्लेश ना मचाए। मीनाक्षी ने राहुल को जो करने के लिए कहा, राहुल बिल्कुल भी उसके लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए उसे पूरे 1 महीने की छुट्टी लेनी थी। लेकिन मीनाक्षी भी अपनी जिद पर अड़ गई। थोड़े से नुकसान से अगर बड़े बड़े नुकसान से बच जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। घर का क्लेश और औरतों की रोज की किचकिच से तंग आकर राहुल अगले ही दिन ऑफिस से आते हुए अपने दोनों पैरों में और एक हाथ में प्लास्टर लगवाकर आ गया। सर पर पट्टी देखने पर ऐसा लग रहा था कि राहुल का बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है। राहुल को ऐसी हालत में देख मीनाक्षी रोने लगती है। निर्मला जी परेशान हो जाते हैं, पूरा परिवार परेशान हो जाता है। 1 हफ्ते तक तो सब कुछ सही रहा, लेकिन 1 हफ्ते बाद राहुल ने निर्मला जी से कहा, माँ मेरी नौकरी चली गई है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि मुझे खड़ा होने में टाइम लगेगा। 4 महीना, 5 महीना या कितना यह बता नहीं सकते, क्योंकि मेरे पैरों की हड्डियां बहुत बुरी तरह से टूट चुकी हैं और ऑफिस वालों ने छुट्टियां नहीं दी, मुझे नौकरी से निकाल दिया। निर्मला जी कुछ समझ ही नहीं पाए। अब वह राहुल की बातों से चिढ़ने लगी थी, क्योंकि राहुल अब उनकी नजरों में निकम्मा हो गया था, किसी काम का नहीं था, उस घर में एक बोझ जैसा था। राहुल भी दिन भर बेड पर ही पड़ा रहता। मीनाक्षी राहुल को टाइम टाइम पर चाय पानी खाना देती रहती। राहुल दवाई खा रहा है नहीं खा रहा है, इसकी चिंता भी किसे थी। दिखाने के लिए कुछ दवाइयों के पैकेट थे, लेकिन धीरे धीरे 10 दिन ही बीते थे कि राहुल खुद ही निर्मला जी में बदलाव देखने लगा। अब वह जब भी निर्मला जी को अपने पास बैठने के लिए बुलाता, निर्मला जी चिढ़ जाती, क्या दिन भर बुलाते रहते हो, काम भी तो है मुझे, दिन भर तुम्हारे पास बैठी रहूं, तुम्हारी पत्नी कर रही है ना तुम्हारी सेवा, बैठे बैठे खाना ही तो खाना है, अब खाओ। अपनी माँ के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुन राहुल हैरान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से माँ में इतना बदलाव कैसे आ गया। क्या सच में जो मीनाक्षी कह रही थी वह सही था? क्या सच में यह सब बस इस्तेमाल कर रही थी? इनके चक्कर में मैंने कभी मीनाक्षी की बातें नहीं सुनी, कभी मैंने अपने लिए 1 रुपये जोड़कर नहीं रखा। आज तो मैं नाटक कर रहा हूँ, लेकिन अगर सच में मुझे कुछ हो गया होता तो यह तो ऐसे ही मेरे साथ रहते। मेरे साथ साथ तो मीनाक्षी की जिंदगी भी और बर्बाद रहती, क्योंकि राहुल देख रहा था कि जब से वह बाहर जाने लायक नहीं रहा है, कुछ सामान लाने लायक नहीं रह गया है, तब से उसके आगे खाना भी बड़ा अजीब सा ही आता था। निर्मला जी दाल चावल रोटी सब्जी होती वही उसकी मिलती थी, बाकी रोज थैली में कुछ ना कुछ लेकर राजू आता था। जब मीनाक्षी राहुल को खाना दे देती और निर्मला जी को खाने के लिए पूछती तो निर्मला जी कहती, बहू तू अपना खाना निकाल खा ले, मेरा भी मूड नहीं है, जब मेरा मूड होगा तो मैं रितु को बोल दूंगी, वह मेरा खाना निकाल दे ही। यही जवाब मिलता मीनाक्षी को। मीनाक्षी भी अपना खाना लेकर खा लेती। इसके बाद शुरू होता रितु का किचन में दाल फ्राई करना, बनाई हुई सब्जियों को फ्राई करना, सलाद काटना, रायता बनाना, मतलब पूरा विधि से खाना बनाकर
फिर रितु अपने लिए, अपने पति के लिए और अपनी सास के लिए लेकर अपने कमरे में घुस जाती और तीनों ही अपने कमरे में बैठकर आराम से खाना खाते रहते हैं। बेचारी मीनाक्षी राहुल को लेकर अपने कमरे में ही पड़ी रहती। मीनाक्षी जब खाना बनाने जाती तो सब्जियां लाने की जिम्मेदारी राजू के ऊपर थी, तो वह उतनी ही लाता जितना उससे कहा जाता था, जिसमें से भी निर्मला जी कुछ सब्जियां निकाल कर रख लेती थी। बेचारी मीनाक्षी को जो मिलता था वही बना देती थी। राहुल को सब्जी खाने में पहले जैसा टेस्ट नहीं आता था। राहुल सब कुछ देख रहा था कि कैसे उन दोनों के खाने के बाद रितु कमरे से बाहर निकल कर आती, अच्छे खाने में तड़के लगाकर लेकर जाती, जो अब उसे मीनाक्षी की बातें पर विश्वास होने लगा था कि सच में माँ बस इस्तेमाल ही कर रही थी। उसने मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी मुझे माफ़ कर दो, तुमने सही कहा था। मैं तो पूरे दिन घर के बाहर रहता हूँ, शाम को आता था तो प्यार की मीठी बोल मुझे सुनने को मिलती थी। मुझे लगता सब कुछ सही है, लेकिन मैं भूल गया था कि घर में दिन भर तुम रहती हो। तुम्हारे साथ तो यही व्यवहार था सबका। आज अगर मैं अपने जिद में आकर तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं होता तो यह सारी असलियत तो मेरे सामने ही नहीं आती। जिस परिवार को मैं जी जान से माना था, जिस परिवार की खातिर मैंने पैसों की कोई कदर ही नहीं की, उनके आंख बंद करके विश्वास करता रहा, आंखें बंद करके पैसे लुटाता रहा। आज कुछ दिनों में ही इन्होंने अपनी सारी असलियत दिखा दी। अब तुम बताओ मैं आगे क्या करूं, क्योंकि मैं तो सुन हो चुका हूं। मैं माँ से बातें करूं क्या? नहीं राहुल, आपको क्या लगता है हम माँ से बातें करेंगे तो माँ जी बात मान जाएंगी? अगर उनके मन में आपके लिए थोड़ा भी प्यार होता, हमदर्दी होती, तो यह सारी नौटंकी वह कभी नहीं करती। बस आप समझ गए, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बिना कोई क्लेश किए आप बस सीधे सीधे ऐसी ही हालत में अपना बंटवारा करा लीजिए, क्योंकि अगर आप उनके सामने अपने पैरों पर आ गए तो यह कभी नहीं चाहेंगे कि इस घर का बंटवारा हो। यह फिर से अपनी चिकनी चिकनी बातों से आपको फंसा लेंगे और फिर से आपका इस्तेमाल शुरू कर देंगे, जो मैं नहीं चाहती। लेकिन मीनाक्षी, इतनी जल्दी बंटवारे के लिए माँ तो तैयार नहीं होगी ना इतनी जल्दी। वह यह सब चीज़ नहीं करेगी। हम कुछ ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं ना। आप एक बार बात तो करो। मीनाक्षी के कहने पर राहुल ने निर्मला जी से बात की। राहुल के बोलने मात्र से ही निर्मला जी तुरंत बंटवारे के लिए तैयार हो गई। अब 2-4 दिन के अंदर में ही सब कुछ पट गया था। घर, खेत, रिश्ते, सब कुछ। राहुल को तकलीफ तो बहुत हुई थी। जिस माँ को वह अपनी माँ से बढ़कर मानता था, उस माँ ने राहुल को छोड़ने में 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाई। तुरंत बंटवारा कर ली। बंटवारे के समय टूट चुका था वह। बंटवारे का दुख राहुल के चेहरे पर तो था, लेकिन निर्मला और राजू के चेहरे पर रत्ती भर भी नहीं था। उस रात राहुल और मीनाक्षी दोनों ने खाना नहीं खाया, लेकिन राजू के घर राजू, रितु और निर्मला जी ने बड़े ही खुशी खुशी पकवान बनाए। पूरी रात ना राहुल सो पाया ना मीनाक्षी। अगले दिन बहुत सोचने के बाद राहुल ने अपनी सारियां पत्तियां काट कर निकाल दी और तैयार होकर ऑफिस जाने लगा। राहुल को अचानक से ही सलामत ऑफिस जाता हुआ देख निर्मला जी हैरान थी। निर्मला जी के साथ साथ रितु और राजू भी दोनों आंखें फाड़े राहुल को देख रहे थे। अंत में निर्मला जी ने पूछ लिया, राहुल, तुम तो पूरी तरह से ठीक हो, तुम अपने पैरों पर चल भी पा रहे हो, फिर यह सब क्या था? हाँ माँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मुझे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। यह तो मीनाक्षी के कहने पर मैं बस नाटक किया था ताकि आप लोगों की असलियत देख सकूं, और आप लोगों ने अपनी असलियत भी दिखा दी। आज तो मेरा यह नाटक था, लेकिन अगर सच में मेरे साथ ऐसा हो गया होता तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद ही थी, क्योंकि आप लोगों का जो व्यवहार था वह मेरे लिए बहुत ही असहनीय था।
अच्छा हुआ कि मीनाक्षी के चलते ही सही, देर से ही सही, लेकिन आप लोगों की असलियत तो मेरे सामने आ गई। कहते हुए राहुल ऑफिस चला गया। मीनाक्षी भी अपने कमरे में चली गई, लेकिन निर्मला जी के साथ साथ उनके बेटे और बहू दोनों ही हक्के बक्के खड़े रह गए। आज निर्मला जी की सारी चाल धरी की धरी रह गई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।